नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत का छठा भाग, जिसे समुद्री बीमारी कहते हैं। मेरा वह उपसर्ग तो शायद छुटपन में ही नाव के ऊपर कट गया था, इसीलिए वमन करने के संकट को मैं एक बारगी ही पार कर गया। किंतु सपरिवार नंद मिस्त्री का क्या हाल हुआ, किस तरह रात कटी, यह जानने के लिए मैं नीचे जा पहुंचा। कल के गायकों में से अधिकांश उस समय तक औंधे ही पड़े हुए थे। नंद मिस्त्री और उसकी 20 वर्ष की घरवाली दोनों गंभीर भाव से बैठे हुए थे। मुझे देखकर उन दोनों ने मुझे प्रणाम किया। उनके चेहरे के भाव से ही जान पड़ा कि कुछ देर पहले ही दोनों में कुछ कलह हो चुकी है। मैंने पूछा, रात को कैसा हाल रहा मिस्त्री जी? नंद बोला, अच्छा रहा। उसकी घरवाली गरज उठी, खाक अच्छा रहा? मैया री मैया, कैसा अद्भुत कांड हो गया। कुछ उद्विग्न होकर मैंने पूछा, कैसा कांड? नंद मिस्त्री ने मेरे मुंह की ओर देखा, फिर जम्हाई ली, चुटकियां बजाई और अंत में कहा, कांड ऐसा कुछ नहीं था बाबूजी। कलकत्ते के गलियों के मोड़ों पर 32.5 तरह के चना चबेना बेचता हुआ आपने किसी को देखा है? यदि देखा होता तो हम लोगों की अवस्था को आप ठीक तौर से समझ सकते। वह जिस तरह अंगूठे के नीचे 2-3 अंगुलियों की चोट मारकर भुने हुए चावल, दाल, मटर, मसूर, चने, सेम के बीज आदि सबको मिलाकर एक कर देता है, देवता की कृपा से हम सब भी ठीक उसी तरह गड़मड़ हो गए थे। अभी कुछ देर हुई, सब कोई अपने अपने कपड़े पहचान कर फिर अपनी जगह आकर बैठ गए हैं। इसके बाद वह टगर की ओर देखकर बोला, बाबूजी, भाग्य से असल वैष्णव की जात नहीं जाती, नहीं तो मेरी टगर। टगर भड़के हुए भालू की तरह गरज उठी, अब फिर वही? नहीं तो जाने दो, कहकर नंद उदासीनता से दूसरी तरफ को देखता हुआ चुप हो गया। एक काबुली दंपति, जो मलिनता के अवतार थे, सिर से पैर तक पृथ्वी की सारी गंदगी लादे हुए अत्यंत तृप्त दृष्टि से रोटी खा रहे थे। क्रोध टगर उन हतभागों के प्रति अग्नि वर्षा करने लगी। नंद ने अपनी घरवाली को उद्देश्य करके प्रश्न किया, तो फिर आज खाना पीना कुछ न होगा क्यों? घरवाली ने कहा, मौत और किसे कहते हैं, होगा कैसे, सुनो तो। मामला न समझ सकने के कारण मैंने कहा, अभी तो बड़ी सकार है, कुछ बेला चढ़ जाने पर। नंद मेरे मुंह की ओर देखकर बोला, कलकत्ते से एक हांडी में बढ़िया रसगुल्ले लाया था बाबूजी। जहाज पर सवार होने तक कहता रहा, आओ टगर कुछ खा ले, आत्मा को कष्ट न दे, परंतु नहीं, मैं रंगून ले जाऊंगी। ले, अब ले जा रंगून, क्या ले जाती है? मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ उन रसगुल्लों का? नंद टगर को लक्ष्य करके कटाक्ष करता हुआ बोला, उनका क्या हुआ सो नहीं कह सकता। वह देखो ना फूटी हांडी, और वह देखो बिछौने में गिरा हुआ रस। इससे ज्यादा कुछ जानना चाहो तो पूछो। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए मुंह नीचा करके कहा, तो जाने दो, साथ में चिवड़ा तो है ना? नंद बोला, उस ओर से भी छुट्टी मिल गई है। बाबूजी को एक दफे दिखा तो दो टगर। टगर ने एक छोटी सी पोटली को पैरों से ठुकराते हुए कहा, दिखा दो ना तुम ही। नंद बोला, जो भी कहो बाबू, काबुली जात नमक हराम नहीं कही जा सकती। ये लोग जिस तरह रसगुल्ले खा जाते हैं, उसी तरह अपने काबुल देश की मोटी रोटियां भी तो बांध देते हैं। फेंकना नहीं टगर, रख छोड़, तेरे ठाकुर जी के भोग को काम आएंगी। नंद के इस प्रयास से मैं जोर से हंस पड़ा, किंतु दूसरे ही क्षण टगर के मुंह की ओर देखकर डर गया। क्रोध के मारे उसका सारा मुंह काला हो गया था। वह क्रोध के मारे चिल्ला उठी, जात तक मत जाना भला मिस्त्री, कहे देती हूँ, अच्छा न होगा। शर्मिंदा होकर वह चट से बोल उठा, सिर की कसम टगर, गुस्सा मत हो, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। टगर ने वह बात जैसे सुनी ही नहीं। पुतलियां और भौहें एक बार बाईं और एक बार दाहिनी ओर घुमाकर और कंठ के स्वर को और एक पर्दा ऊपर चढ़ाकर बोली, मजाक कैसा? जात को लेकर भी कोई मजाक किया जाता है? मुसलमानों की रोटियों से भोग लगाया जाएगा? जरूरत हो तो इन्हें रख ले,
बाप के पिंडदान में दे देना। डोरी छोड़े हुए धनुष्य की तरह नंद चट से सीधा खड़ा हो गया और उसने टगर का झोंटा पकड़ लिया। हरामजादी, तू बाप तक जाती है? टगर कमर का कपड़ा संभालते हुए हांफते हांफते बोली। और हरामजादे, तू जात तक जाएगा? इतना कहकर कानों तक मुंह फाड़कर उसने नंद की भुजा के एक हिस्से में काट खाया। मुहूर्त भर में ही नंद मिस्त्री और टगर वैष्णवी का मल्ल युद्ध गहरा हो उठा। देखते ही देखते सब लोग घेर कर खड़े हो गए। भीड़ जमा हो गई। एक तरह से पूरा लंका कांड मच गया। मैं सन्नाटे में आ गया। इतनी मामूली सी बात पर निर्लज्जता का ऐसा नंगा नाच हो सकता है, मैं इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वह भी बंगाली स्त्री पुरुष के द्वारा। जहाज भर के लोगों के सामने यह हो रहा है, यह देखकर तो मैं लज्जा के मारे जमीन में गड़ा जाने लगा। पास में ही एक जौनपुरी दरबान अत्यंत संतोष के साथ तमाशा देख रहा था। मेरी ओर लक्ष्य करके बोला, बाबूजी, बंगालिन तो बहुत अच्छी लड़ने वाली है, हटती ही नहीं। मैं उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देख सका। चुपचाप गर्दन नीचे किए किसी तरह भीड़ को चीरता हुआ ऊपर भाग गया। उस दिन से फिर मेरा जी न चाहा कि नीचे जाऊं। इसीलिए नंद और टगर के युद्ध का अंत किसी तरह हुआ। संधि पत्र पर कौन कौन सी शर्तें निश्चिंत हुई, सो तो मैं कुछ जान न पाया। परंतु बाद में देखा कि शर्तें चाहे जो हो, विपत्ति के समय वह स्क्रैप ऑफ पेपर किसी काम नहीं आता। जब जिसे जरूरत होती है, खिलवाड़ की तरह उसे फाड़कर फेंकता है और दूसरे का व्यू भेद कर डालता है। 20 बरस से ये दोनों यही करते आए हैं और 20 बरस तक ऐसा न करते रहेंगे, इसकी शपथ स्वयं विधाता भी नहीं ले सकेंगे। सारे दिन तो आकाश में बादलों के टुकड़े यहाँ से वहां घूमते रहे, परंतु अब शाम के लगभग एक गहरा काला बादल सारे क्षितिज को ढककर धीरे धीरे सिर उठाकर ऊपर आने लगा। मालूम हुआ कि खलासियों के मुंह और आंखों पर मानो घबराहट की छाया आ पड़ी। उनके चलने फिरने में भी मानो एक प्रकार के घबराहट के चिन्ह नजर आने लगे, जो इसके पहले नहीं थे। एक बूढ़े खलासी को बुलाकर पूछा, अजी चौधरी, आज रात को भी क्या कल के ही समान आंधी आवेगी? विनय से चौधरी जी वश में हो गए। खड़े होकर बोले, मालिक नीचे चले जाइए, कप्तान ने कहा है बवंडर उठ सकता है। 15 मिनट बाद ही देखा कि उसका कथन निर्मल नहीं है। ऊपर जितने भी यात्री थे, उन सबको खलासी लोग एक तरह से जबरन होल्डर में उतारने लगे। 2-4 लोगों के आपत्ति करने पर सेकंड ऑफिसर ने खुद आकर उन्हें धक्के मारकर उठा दिया और उनके बिस्तर वगैरह लातों से हटाना शुरू कर दिया। मेरा ट्रंक, बिस्तर आदि तो खलासी लोग लेकर झटपट नीचे उतर गए, किंतु मैं एक तरफ खिसक गया। मैंने सुना कि सबको, अर्थात जो हतभागे 10 रुपए से अधिक किराया नहीं दे सकते थे, उन्हें भी उस जहाज के गर्भगृह में भरकर उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। उनके खैरियत के लिए यही एक उपाय था, किंतु मुझे खुद के लिए अपनी खैरियत की यह व्यवस्था किसी तरह पसंद न आई। इसके पहले साइक्लोन नामक वस्तु को समुद्र में तो क्या, जमीन पर भी नहीं देखा था। कैसा इसका उपद्रव होता है, कैसा इसका स्वरूप है और अमंगल करने की कितनी शक्ति इसके अंदर है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मन ही मन सोचने लगा कि मेरे भाग्य से यदि ऐसी वस्तु का आविर्भाव होना सन्निकट ही है, तो फिर उसे अच्छी तरह देखे बगैर तो नहीं छोड़ूंगा। भाग्य में जो बदा हो सो हो, और तूफान में यदि जहाज डूबना ही है, तो इस तरह प्लेग के चूहों की तरह पिंजरे में कैद होकर और सिर पटक पटक कर खारे पानी में क्यों मरूं? इसके अपेक्षा जब तक बने हाथ पांव हिलाकर लहरों के हिंडोलों पर झूलते उतरते हुए एक गोता लगाकर पाताल के राजमहल का अतिथि होना अच्छा है। किंतु उस समय मुझे मालूम न था कि राजा का जहाज आगे पीछे लाखों करोड़ों हिंसक अनुचरों के बगैर काली पानी में एक डग भी नहीं चलता। उन्हें लोगों का कलेवा कर डालने में घड़ी भर की भी देरी नहीं लगती। बहुत समय से थोड़ी थोड़ी वृष्टि हो रही थी। शाम के लगभग हवा और वृष्टि दोनों का ही वेग बढ़ गया। यह हालत हो गई कि भाग निकलने की कोई जुगत न रही। जहां भी मिले सुविधा अनुसार एक आश्रय स्थान खोजे बगैर काम नहीं चल सकता। शाम के अंधेरे में जब मैं अपने स्थान पर वापस आया, तब ऊपर का डेक निर्जन हो गया था। मस्तूल के पास उचक्कर देखा कि ठीक सामने ही बूढ़ा कप्तान हाथ में दूरबीन लिए ब्रिज के ऊपर यहां से वहां दौड़ रहा है। इस डर से कि एकाएक उसके शुभ दृष्टि में पड़कर फिर से इतने कष्ट के बाद भी दोबारा उसी गर्त में न घुसना पड़े, एक ऐसी जगह खोजने लगा जहां सुविधा से बैठ सकूं। खोजते खोजते आखिर एक जगह ऐसी मिल ही गई।
जिसकी कि मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक किनारे बहुत से भेड़ों, मुर्गियों और बत्तखों के पिंजरे एक के ऊपर एक गंजे हुए थे। उछलकर मैं उन्हीं के ऊपर बैठ गया। जान पड़ा ऐसी निरापद जगह शायद जहाज भर में और कहीं नहीं है। किंतु अभी बहुत सी बातें जानना बाकी थी। वृष्टि, हवा, अंधकार और जहाज का झूलना, ये सभी अधिकाधिक बढ़ने लगे। समुद्र की लहरों का आकार देखकर मैंने सोचा कि शायद यह वही साइक्लोन है, किंतु वह सागर के समीप सिर्फ गौ के खुर के गड्ढे के समान था। इस बात को अच्छी तरह हृदयंगम करने के लिए मुझे और भी थोड़ी देर ठहरना पड़ा। एकाएक छाती के भीतर एक कपकपी पैदा करता हुआ जहाज का भोंपू बज उठा। ऊपर की ओर ताका तो जान पड़ा मानो किसी मंत्र के बल से आकाश का चेहरा ही बदल गया है। वे बादल अब नहीं रहे। मालूम हुआ कि सब तरफ से छिन्न भिन्न होकर जैसे संपूर्ण आकाश हल्का होकर कहीं ऊपर की ओर उड़ा जा रहा है। दूसरे ही क्षण समुद्र के एक प्रांत से ऐसा विकट भारी शब्द तेजी से आकर कानों में बैठ गया कि मैं नहीं जानता कि उसकी तुलना किसके साथ करूं। लड़कपन में अंधेरी रातों में दादी की छाती से लगकर एक कहानी सुना करता था। किसी राजपुत्र ने डुबकी लगाकर तालाब के भीतर से एक चांदी की डिबिया निकाली थी और उसमें बंद 700 राक्षसियों के प्राण रूप एक सोने के भंवरे को चुटकी में मसलकर मार डाला था। फिर वे 700 राक्षसियां मृत्यु यंत्रणा से चीखती चिल्लाती हुई सारी पृथ्वी को पैरों के बोझ से कुचलती, चूर्ण विचूर्ण करती दौड़ते इधर उधर चली गई थी। वैसा ही यह भी कोई विप्लव सा हो रहा है, ऐसा जान पड़ा। परंतु इस दफे 700 करोड़ राक्षसियां हैं। वे उन्मत्त भाव से कोलाहल करती हुई इसी ओर दौड़ी आ रही हैं। आ भी पड़ी, राक्षसियां नहीं परंतु तूफानी हवाएं। तब मैंने सोचा कि इनकी अपेक्षा तो उन राक्षसियों का आना ही अच्छा था। इस दुर्जय वायु की शक्ति का वर्णन करना तो बहुत दूर की बात है। समग्र चेतना से अनुभव करना भी मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि को लुप्त करके केवल एक ही धारणा मेरे मन के भीतर अस्पष्ट और निसंदिग्ध रूप से जागती रह गई कि दुनिया की मियाद एक बारगे खत्म होने में अब और कितनी सी देर है। पास में ही जो एक लोहे का खूंटा था, गले की चादर से मैंने अपने आप को उसी से बांध रखा था। प्रत्येक क्षण मेरे मन में यही ख्याल उठने लगा कि बस मुझे यह हवा इस दफे ही खूंटे से उड़ा छोड़ेगी और उड़ा ले जाकर समुद्र में जा पटकेगी। एकाएक जान पड़ा कि काला पानी मानो भीतर के धक्कों से घरघराता हुआ क्रम क्रम से जहाज के ऊपर चढ़ रहा है। दूर को आंख उठाई तो उस तरफ से दृष्टि को पुनः वापस न लौटा सका। एक दफे जान पड़ा वह तो कोई पड़ाव है, किंतु दूसरे ही क्षण जब भ्रम भंग हुआ तब हाथ जोड़कर मैंने कहा, भगवान, जैसे तुमने ये दोनों नेत्र दिए थे वैसे ही आज इन्हें सार्थक भी कर दिया। इतने दिनों तक तो संसार में सर्वत्र ही आंखें खोलते घूमा फिरा हूं, किंतु तुम्हारे इस सृष्टि की तुलना तो कहीं भी नहीं देखी थी। जहां तक दृष्टि पहुंचती है, एक अचिंतनीय विराटकाल महातरंग सिर पर चांदी सा शुभ्र किरीट धारण किए तेजी से चाल से आगे बढ़ा हुआ आ रहा है। जगत में और भी क्या इतना बड़ा विस्मय हो सकता है। समुद्र में न जाने कितने ही लोग आया जाया करते हैं। मैं खुद भी कितनी ही दफे इस रास्ते से आया गया हूं, किंतु ऐसा दृश्य तो पहले कभी नहीं देखा। इसके सिवाय जिस मनुष्य ने आंखों से नहीं देखा उसे समझा कर यह बताना कल्पना के बाप के लिए भी संभव नहीं है कि पानी की लहर किसी तरह भी इतनी बड़ी हो सकती है। मन ही मन बोला, हे तरंग सम्राट, तुम्हारी टक्कर से तो हमारा जो कुछ होगा सो तो हम जानते ही हैं, किंतु अब भी तो तुम्हें यहाँ तक आने में आखिर आधा मिनट की देरी है। तब तक कम से कम उतने ही समय तक तो मैं अच्छी तरह से जी भर के तुम्हारे कलेवर को देख लूं। किंतु समुद्र जल के टकराने से जो एक तरह की ज्वाला सी बार बार चमक उठती है, वह ज्वाला विचित्र रेखाओं में यदि इसके सिर पर न खेली होती तो गंभीर कृष्ण जल राशि की विपुलता को मैं इस अंधकार में शायद उस तरह न देख पाता। इस समय जितनी भी दूर तक मेरी दृष्टि जाती है, उतनी ही दूर तक इस आलोक माला ने मानो छोटे छोटे प्रदीपों को जलाकर इस भयंकर सौंदर्य का चेहरा मेरी आंखों के सामने खोलकर रख दिया है। जहाज का भोंपू असीम वायु वेग से थर थर कांपता हुआ लगातार बजने लगा और भयार्थ खलासियों का दल अल्लाह के कानों तक अपना आकुल आवेदन पहुंचा देने के लिए गला फाड़ फाड़ कर एक साथ चिल्लाने लगा। जिसके शुभागमन के निमित्त इतना भय, इतनी चीख पुकार, इतना उद्योग आयोजन हो रहा था, वह महातरंग आखिर आ पहुंचा।
एक प्रकांड प्रकार की उलट पुलट के बीच हर बल्लभ के समान मुझे भी पहले जान पड़ा कि निश्चय से ही हम लोग डूब गए हैं। इसलिए दुर्गा का नाम जपने से अब और क्या हो सकता है। आसपास ऊपर नीचे चारों ओर काला जल ही जल है। जहाज समेत अब हम सब लोग पाताल के राजमहल में निमंत्रण खाने जा रहे हैं, इसमें अब कोई संदेह न रहा था। इस समय चिंता केवल यही थी कि खाना पीना आदि वहां न जाने किस किस्म का होगा। किंतु करीब मिनट भर बाद ही दिखाई दिया कि नहीं, हम डूबे नहीं हैं। जहाज समेत हम सब केवल जल के ऊपर उतरा रहे हैं। इसके सिवाय लहर के ऊपर लहर आना भी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों का हिंडोला झूलना भी समाप्त नहीं हुआ है। इतनी देर बाद अब पता लगा कि क्यों कप्तान साहब ने लोगों को जानवरों के समान गड्ढे में डालकर ताला लगवा दिया है। डेक के ऊपर से बीचों बीच में मानो जल की धारा बह जाने लगी। मेरे नीचे की बत्तखें और मुर्गियां कितनी ही दफे फड़फड़ा कर और भेड़ें कई बार मैं करके भावलीला समाप्त कर गई। सिर्फ मैं ही उनके ऊपर आश्रय ग्रहण किए लोहे के खूंटे को जोर से पकड़े अपनी भावलीला सुरक्षित बनाए रहा। किंतु इसी समय एक और प्रकार की आफत आ जुटी। केवल जल के छींटे ही मेरे शरीर में सुई की तरह छिद रहे हों सो बात नहीं, समस्त कपड़े और धोती के भीग जाने से और प्रचंड वायु से इतनी ठंड लगने लगी कि दांत कटकट बजने लगे। ख्याल आया कि जल में डूबने से तो किसी भी तरह बच सकता हूँ, किंतु निमोनिया के हाथ से किस तरह परित्राण पाऊंगा। और यह तो मैंने निसंशय ही अनुभव किया कि इसी तरह यदि और भी कुछ देर बैठा रहूं तो परित्राण पाना तो सचमुच ही असंभव हो जाएगा। इसलिए जिस तरह भी हो इस स्थान का परित्याग करके किसी ऐसी जगह आश्रय लेना चाहिए जहां की जल की छींटे बर्ची के फल की तरह इस शरीर में न चुभे। एक बार सोचा कि भेड़ों के पिंजरे में घुस जाऊं तो कैसा हो, किंतु वह भी कितना सुरक्षित है। उसके भीतर यदि खारे जल की धारा प्रवेश कर जाए तो मैं ठीक मैं करके न सही पर माँ करके अंत में अवश्य ही इस लीला की समाप्ति करनी पड़ेगी। सिर्फ एक उपाय है, जहाज जब पार्श्व परिवर्तन करता है तब भागने का कुछ मौका मिल सकता है। इसलिए उस समय यदि कहीं जाकर घुस जाऊं तो शायद जान बच जाए। जो सोचा वही किया, किंतु पिंजरों पर से नीचे उतरकर 3 बार दौड़कर और 3 बार बैठकर किसी तरह जब मैं सेकेंड क्लास के केबिन के द्वार पर पहुंचा तब देखा द्वार बंद है। लोहे के किवाड़ों ने 1000 धक्का मुक्की करने पर भी रास्ता नहीं दिया। इसलिए वही रास्ता फिर उसी तरह से तय करके मैं फर्स्ट क्लास के दरवाजे पर आकर उपस्थित हुआ। इस दफे भाग्य के देवता ने सुप्रसन्न होकर एक निराले कमरे में मुझे आश्रय दे दिया और जरा भी दुविधा न करके मैं किवाड़ बंद करके पलंग पर जा सोया। रात के 12 बजे के भीतर तूफान तो थम गया, किंतु समुद्र का गुस्सा दूसरे दिन भोर तक भी शांत न हुआ। मेरे सामान और साथी मुसाफिरों का क्या हाल हुआ और खास तौर से सपत्नीक मिस्त्री जी ने किस तरह रात बिताई, यह जानने के लिए मैं सुबह नीचे उतर गया। कल नंद मिस्त्री ने जरा दिल्लगी करते हुए कहा था कि बाबूजी 32.5 प्रकार के चबेने के समान हम लोग आपस में गड़मड़ हो गए थे और अभी कुछ ही देर हुआ हम सब कोई अपनी अपनी जगह पर आकर बैठे हैं। आज का गड़मड़ 32.5 प्रकार में गिना जा सकता है या नहीं सो तो मुझे नहीं मालूम, किंतु इस समय तक कोई भी अपने निजी स्थान पर लौट कर न आने पाया था, यह मैंने अपनी आंखों से देखा। उन लोगों की व्यवस्था देखते सचमुच ही रुलाई आने लगी। इन 300-400 यात्रियों में से किसी के समर्थ रहने की बात तो दूर, शायद अक्षत भी कोई नहीं बचा था। औरतें सिल पर जिस तरह लोढ़े से मसाला बांटती हैं, कल का साइक्लोन इन 300-400 लोगों का ठीक उसी तरह से सारी रात मसाला बांटता रहा। सारे माल असबाब के सहित, बक्स पेटियों आदि के सहित ये सब लोग रात भर जहाज के इस किनारे से उस किनारे तक लुढ़कते फिरे हैं। वमन तथा अन्य 2 क्रियाएं इतनी अधिक हो गई कि दुर्गंध के मारे खड़ा रहना भी भारी हो रहा है। और इस समय डॉक्टर बाबू जहाज के मेहतर और खलासियों को साथ लिए इन लोगों का पंखोद्धार करने की व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर बाबू ने ऊपर से नीचे तक मेरा निरीक्षण किया और शायद मुझे सेकेंड क्लास का मुसाफिर समझ बैठे। फिर वे अत्यंत आश्चर्य के साथ बोले, महाशय आप तो खूब ताजे दिख रहे हैं। जान पड़ता है कि आराम करने के लिए कोई हैमॉक पा गए थे, क्यों है ना? हैमॉक कहाँ से पाता महाशय, पाया था एक भेड़ों का पिंजड़ा, इसीलिए तरोताजा दिख रहा हूँ। डॉक्टर बाबू मुंह फाड़कर मेरी ओर ताकते रह गए। मैं बोला, डॉक्टर बाबू
यह अधम भी इसी नरक कुंड का यात्री है, किंतु कमजोर होने के सबब यहाँ घुस न सका। शुरू से ही डेक के ऊपर रह आया। कल साइक्लोन की खबर पाकर कुछ देर भेड़ के पिंजरे के ऊपर बैठकर और रात को फर्स्ट क्लास के कमरे में अनाधिकार प्रवेश करके आत्मरक्षा कर सका हूँ। क्या कहते हैं आप? मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया? सारा इतिहास सुनकर डॉक्टर बाबू इतने प्रसन्न हुए कि उसी क्षण उन्होंने मुझे अपने निजी कमरे में बाकी 2 दिन काटने का सादर आमंत्रण दे दिया। अवश्य ही उस आमंत्रण को मैं स्वीकार नहीं कर सका। केवल एक चेयर मैंने उनसे ले ली। दोपहर को भूख के मारे मुर्दों की तरह चेयर पर पड़ा हुआ ब्रह्मांड की समस्त खाद्य वस्तुओं का ध्यान कर रहा था कि कहाँ जाकर क्या कौशल करूं कि कुछ खाने को मिल जाए। इसी समय जबकि मैं इस दुश्चिंता में डूबा हुआ था, खिदीरपुर के मुसलमान दर्जियों में से एक ने आकर कहा, बाबू साहब, एक बंगाली औरत आपको बुला रही है। औरत? समझा कि टगर ही होगी। क्यों बुला रही है सो भी अनुमान कर लेना मेरे लिए कठिन न था। किंतु मेरी जरूरत क्यों आ पड़ी? मैंने कहा, घंटे भर बाद आऊंगा, कह देना। उस मनुष्य ने कुंठित होकर कहा, नहीं बाबू साहब, बड़ी मिन्नतें करके बुला रही है। मिन्नतें करके? किंतु टगर तो मिन्नत करने वाली औरत नहीं। पूछा, उसके साथ का मर्द क्या कर रहा है? वह बोला, उसकी बीमारी के कारण ही तो आपको बुला रही है। बीमार होना बिल्कुल ही अचरज की बात नहीं थी, इसीलिए मैं उठकर खड़ा हुआ। वह मुझे अपने साथ लेकर नीचे गया। काफी दूर पर एक कोने में कुंडली किए हुए मोटे मोटे रस्से रखे हुए थे। उन्हीं की आड़ में एक 22-23 वर्ष की बंगाली स्त्री बैठी थी। पहले कभी उस पर मेरी नजर नहीं पड़ी थी। पास में ही एक मैली शतरंजी के ऊपर करीब करीब इसी उम्र का एक अत्यंत छिड़काए युवक मुर्दे की तरह आंखें मूंदे हुए पड़ा है। वह बीमार है। मेरे निकट आते ही उस औरत ने धीरे धीरे अपने सिर का वस्त्र आगे खींच लिया, किंतु मैं उसका मुंह देख चुका था। वह मुख सुंदर कहा जाए तो बहस उठ सकती है, किंतु फिर भी उपेक्षा करने योग्य नहीं था। ऊंचा कपाल स्त्रियों की सौंदर्य तालिका में कोई स्थान नहीं रखता, यह मुझे मालूम है। फिर भी इस तरुणी के चौड़े मस्तक पर बुद्धि और विचार शक्ति की ऐसी छाप लगी हुई मैंने देखी जिसे मैंने कदाचित ही देखा हो कहीं। मेरे अन्नदा जीजी का कपाल भी प्रशस्त था, इसका भी बहुत कुछ उसी तरह का था। मांग में सिंदूर झलक रहा था, हाथ में लोहे की चूड़ियां और शंख के वलयों को छोड़कर और कोई अलंकार नहीं था। अंग में एक सीधी सादी रंगीन साड़ी थी। परिचय न होने पर भी इतने स्वाभाविक ढंग से उसने बात की कि मैं विस्मित हो गया। वह बोली, आपके साथ डॉक्टर बाबू का तो परिचय है, क्या एक दफे आप उन्हें बुला सकते हैं? मैंने कहा, आज ही उनसे परिचय हुआ है, फिर भी जान पड़ता है डॉक्टर बाबू भले आदमी हैं, किंतु उन्हें क्यों बुलाती हो? वह बोली, यदि बुलाने पर विजिट देनी पड़ती हो तो फिर जरूरत नहीं, न होगा यही थोड़ा कष्ट करके ऊपर चले जाएंगे। इतना कहकर उसने उस रोगी आदमी को दिखाया। मैंने सोचकर कहा, जहाज के डॉक्टर को शायद कुछ भी देना नहीं होता, किंतु इन्हें क्या हो गया है? मैंने सोचा था कि रोगी इनका पति है, किंतु बातचीत से कुछ संदेह हुआ। उस मनुष्य के मुंह के ऊपर कुछ झुककर उसने पूछा, घर से चलते समय ही से तुम्हें पेट की बीमारी थी ना? उस मनुष्य ने सिर हिला दिया। तब इसने सिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ, इन्हें पेट की बीमारी देश में से ही हुई थी, किंतु कल से बुखार आ गया है। इस समय देखती हूँ कि बुखार तेज हो गया है, कुछ दवाई दिए बिना काम न चलेगा। मैं भी स्वयं हाथ डालकर उसके शरीर का ताप देखा। वास्तव में बुखार तेज था। डॉक्टर को बुलाने में ऊपर चला गया। डॉक्टर बाबू नीचे आए, रोग परीक्षा करके दवाई का पुर्जा देकर बोले, चलो श्रीकांत बाबू, कमरे में चलकर गपशप करें। डॉक्टर बाबू खूब रंगीले थे। अपने कमरे में ले जाकर बोले, चाय पीते हैं? मैंने कहा, हाँ पीता हूँ। और बिस्कुट? सो भी खाता हूँ। अच्छा। खाना पीना समाप्त होने के बाद दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। डॉक्टर बाबू बोले, आज कैसे जा भिड़े उस औरत से? मैंने कहा, उसने ही मुझे बुलाया था। डॉक्टर बाबू इस तरह सिर हिला हिला करके मानो सब जानते हो बोले, बुलाना ही चाहिए। शादी वादी की है या नहीं? मैंने कहा, नहीं। डॉक्टर बाबू बोले, तो बस भिड़ जाओ, ऐसे कुछ बुरी नहीं है। उस आदमी का चेहरा देखा, उस पर टाइफाइड के लक्षण नजर आते हैं। कुछ भी हो, वह अधिक दिन न टिकेगा, यह निश्चित है। इस बीच उस पर नजर बनाए रखना, कहीं कोई और साला न भिड़ जाए। मैं अवाक होकर बोला, आप यह सब क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू जरा भी अप्रतिभ हुए बिना बोले, अच्छा,
वह छोकरा ही उसे घर से निकाल लाया है या उसी को वह घर से निकाल लाई है? तुम्हें क्या मालूम होता है श्रीकांत बाबू? खूब फॉरवर्ड है, बातचीत तो बहुत अच्छा करती है। मैंने कहा, इस तरह का ख्याल आपके मन में क्यों आया? डॉक्टर बाबू बोले, हर ट्रिप में देखता हूँ एक न एक होते ही हैं। पिछली दफे भी बेलघर की एक ऐसी ही जोड़ी थी। एक बार बर्मा में जाकर कदम रखो, तब देखोगे कि मेरी बात सच है या नहीं। उनकी बर्मा की बात बहुत कुछ सच है, यह मैंने बाद में अवश्य देखा, किंतु उस समय तो ऊपर से नीचे तक मेरा सारा मन अरुचि से तीखा उठा। डॉक्टर बाबू से विदा लेकर नंद मिस्त्री की खबर लेने में नीचे गया। घरवाली सहित मिस्त्री उस समय फलाहार की तैयारी कर रहा था। नमस्कार करने के बाद सबसे पहले उसने यही प्रश्न किया, यह औरत कौन है बाबू? टगर सिर के दर्द के कारण अपने सिर पर एक कपड़ा पगड़ी की तरह बांध रखी थी। एकदम फुसफुसा कर बोल उठी, यह जानने की तुम्हें क्यों गरज है, बताओ तो सही। मिस्त्री ने मुझे मध्यस्थ मानकर कहा, देखा महाशय, इस औरत की ओछी तबीयत, कौन बंगाली औरत रंगून जा रही है, यह पूछना भी जैसे पाप हो। टगर अपना सिर दर्द भूल गई और पगड़ी को फेंक कर मेरी ओर ताकने लगी। उसने अपनी दोनों गोल गोल आंखें फाड़ कर कहा, महाशय, टगर वैष्णवी के हाथ के नीचे से इन सरीखे से न जाने कितने ही मिस्त्री आदमी बनकर निकल गए हैं। अब भी क्या मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो? अरे तुम डॉक्टर हो या वैद्य, जो मैं जरा सा पानी लेने गई और इतनी ही देर में चट से वहां दौड़कर देखने जा पहुंचे। यह अच्छा नहीं होगा सो कह देती हो मिस्त्री। यदि दोबारा फिर वहां जाते देखूंगी तो फिर या तो एक दिन तुम रहोगे या मैं ही। नंद मिस्त्री ने गर्म होकर कहा, मैं क्या तेरा पालतू बंदर हूं जो तू जिस तरफ सांकल पकड़ ले उसी तरफ जाऊंगा? मेरी इच्छा होगी तो फिर जाकर उस बेचारे को देखने जाऊंगा। तेरे मन में आवे सो कर। इतना कहकर उसने फलाहार में चित्त लगाया। टगर ने सिर्फ अच्छा कहकर अपनी पगड़ी बांधना शुरू कर दिया। मैं भी वहां से चल दिया। चलते चलते मैं सोचता गया, इसी तरह इन दोनों ने 20 बरस काट दिए। अनेक दफे हाथ जलाकर टगर इतना सीखी है कि जहां पर सत्य का बंधन नहीं, वहां रास को जरा भी ढाला नहीं जा सकता, ठगाना ही पड़ता है। या तो रात दिन सतर्क बने रहकर जोर जबरदस्ती से अपना दखल जमाए रहना पड़ेगा, नहीं तो जवानी की तरह नंद मिस्त्री भी एक दिन अनजाने में खिसक जाएगा। किंतु जिसको लक्ष्य करके टगर के मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ और डॉक्टर बाबू ने कुत्सित तीव्र कटाक्ष किया है, वह है कौन? टगर ने कहा था कि यही कार्य करते हुए मैंने अपने बाल पकाए हैं। ऐसी औरतें हैं कहाँ जो मेरी आंखों में धूल झोंक सके? डॉक्टर बाबू ने भी अपना मंतव्य जाहिर किया था कि ऐसी घटनाएं नित्य ही देखते रहने के कारण उनकी आंखों में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो गई है, और अगर इसमें भूल हो तो वे ऐसी आंखों को निकाल फेंकने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा ही होता है। दूसरे का विचार करते समय किसी मनुष्य को कभी यह कहते नहीं सुना कि वह अंतर्यामी नहीं है, अथवा कहीं भी उसका कोई भ्रम या प्रमाद हो सकता है। सभी यही कहते हैं कि मनुष्य को चीनने में हम बेजोड़ हैं और इस विषय में हम एक पक्के जौहरी हैं। फिर भी संसार में मैं नहीं जानता कि कभी किसी ने अपने खुद के मन को भी ठीक तरह से पहचाना हो। मगर हाँ, मेरे समान जिसने भी कहीं कोई कठिन चोट खाई है, उसे अवश्य ही सावधान होना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू ने जो कहा था कि अत्यंत फॉरवर्ड है, सो ठीक मालूम हुआ, और केवल यही बात रह रहकर मुझे चुभने लगी। बहुत रात गए मैं फिर बुलाया गया। इस दफे इस औरत का मुझे परिचय प्राप्त हुआ। नाम था अभया। उत्तर राड़ी कायस्थ है। घर है बालूचक के निकट। जो व्यक्ति बीमार पड़ा है वह गांव के रिश्ते से भाई होता है। उसका नाम रोहिणी सिंह। दवा से रोहिणी बाबू को काफी लाभ हुआ है। इस तरह कहना आरंभ करके थोड़े ही समय में अभया ने मुझे अपना आत्मीय बना लिया। किंतु मुझे यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि मेरे मन में अनिच्छा होते हुए भी एक कठोर समालोचना का भाव बार बार जागृत हो रहा था। फिर भी इस स्त्री की बातचीत और आलोचना के दरमियान कहीं भी मैं जरा सी भी असंगति या अनुचित प्रगल्भता नहीं पकड़ पाया। अभया में मनुष्य को वश करने की अद्भुत शक्ति है। इस बीच में ही उसने केवल मेरा नाम धाम ही नहीं, वरन मैं उसके लापता पति को जिस तरह हो सके खोज लूंगा, यह वचन भी उसने मेरे मुंह से निकलवा लिया। उसका पति 8 वर्ष पहले बर्मा नौकरी करने के लिए आया था। 2 वर्ष तक उसकी चिट्ठी पत्री आती रही, किंतु इन 6 वर्षों से उसका कोई पता नहीं है। देश में कुटुंब कबीले का और कोई नहीं। माँ थी, परंतु वे भी करीब करीब महीने भर पहले गुजर गई। बाप के घर अभिभावकहीन होकर रह जाना असंभव होने के कारण भाई को राजी करके बर्मा आई है।
कुछ देर चुप रहकर एकाएक वह बोल उठी, अच्छा इतनी सी भी कोशिश न करके यदि किसी तरह देश में ही पड़ी रहती तो क्या यह मेरे हक के लिए अच्छा होता? इसके सिवाय इस उम्र में बदनामी मोल लेते कितनी सी देर लगती है? मैंने पूछा, क्या आप जानती हैं कि इतने दिनों तक क्यों उन्होंने आपकी कुछ खबर नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं जानती। इसके पहले वे कहाँ थे सो मालूम है? जानती हूँ, रंगून में ही थे। वर्मा रेलवे में काम करते थे। किंतु कितनी ही चिट्ठियां दी, कोई उत्तर न मिला और कभी कोई चिट्ठी लौटकर वापस भी नहीं आई। प्रत्येक पत्र अभिया के पति को मिला है यह तो निश्चित था, किंतु क्यों उसने कोई जवाब न दिया, इसका कारण हाल ही में मैंने डॉक्टर बाबू के निकट सुना था। बहुत से बंगाली वहां जाकर किसी ब्रह्म देश की सुंदरी को घर बिठाकर नई गृहस्थी बसा लेते हैं और उनमें से अनेक ऐसे हैं जो सारी जिंदगी फिर देश लौट कर नहीं गए। मुझे चुप देखकर अभिया ने पूछा, वे जीवित नहीं है? यही क्या आपको जान पड़ता है? मैंने सिर हिलाकर कहा, बल्कि ठीक उससे उल्टा, वे जीवित हैं यह तो मैं शपथपूर्वक कह सकता हूँ। चट से अभिया ने मेरे पैरों को छूकर प्रणाम किया और कहा, आपके मुंह में फूल चंदन पड़े। श्रीकांत बाबू, मैं और कुछ नहीं जानती। वे जीवित हैं, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं फिर मौन हो रहा। अभिया खुद भी कुछ देर मौन रहकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं सो मैं जानती हूँ। जानती हो? जानती नहीं तो? आप पुरुष होकर जिसका ख्याल कर रहे हैं, स्त्री होकर भी क्या मुझे वह भय नहीं होगा? सो होने दो, मुझे उसका डर नहीं। मैं अपनी सौत के साथ मजे से गृहस्थी चला सकती हूँ। फिर भी मैं चुप ही बना रहा, किंतु मेरे मन की बात का अनुमान करने में इस बुद्धिमती स्त्री को जरा सा भी विलंब न हुआ। बोली, आप सोच रहे हैं कि मेरे गृहस्थी चलाने के लिए राजी होने से ही तो काम नहीं चलेगा, मेरी सौत को भी तो राजी होना चाहिए। यही सोच रहे हैं ना? दरअसल मैं अवाक हो गया और बोला, ठीक, यदि ऐसा ही हो तो क्या करेंगी? इस दफे अभिया की दोनों आंखें छलछला उठी। वह मेरे मुंह की ओर अपनी सजल दृष्टि निबद्ध करके बोली, उस विपत्ति में आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकेंगे श्रीकांत बाबू? मेरे रोहिणी भैया बड़े सीधे साधे भोले आदमी हैं, इसलिए उस समय तो इनके द्वारा मेरा कोई उपकार न होगा। राजी होकर मैंने कहा, बन पड़ेगा तो जरूर सहायता करूंगा, किंतु इन सब कामों में बाहर के लोगों के द्वारा प्रायः काम होता तो कुछ नहीं, उल्टा बिगड़ ही जाता है। यह बात सच है, कहकर अभिया चुपचाप कुछ सोचने लगी। दूसरे दिन 11 बजे के बीच जहाज रंगून पहुंचने वाला था, किंतु भोर होने के पहले ही सब लोगों की आंखों और चेहरों पर भय और चंचलता के चिन्ह नजर आने लगे। चारों ओर से एक अस्फुट शब्द कानों में आने लगा, क्वारंटीन क्वारंटीन। पता लगाने से मालूम हुआ कि ठीक शब्द क्वारंटाइन है। इस समय बर्मा की सरकार प्लेग के डर से अत्यंत सावधान थी। शहर से 8-10 मील दूर एक रेत में कांटेदार तारों से थोड़ा सा स्थान घेरकर उसमें बहुत सी झोपड़ियां खड़ी कर दी गई थी। इसमें ही डेक के समस्त यात्रियों को बिना कुछ विचार किए उतार दिया जाता था। यहाँ पर 10 दिन ठहरने के बाद उन्हें शहर में जाने दिया जाता था। हाँ, यदि किसी का कोई आत्मीय शहर में होता तो वह पोर्ट हेल्थ ऑफिसर के पास जाकर किसी कौशल से छोड़ पत्र जुटा सकता तो बात जुदा थी। डॉक्टर बाबू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बोला, श्रीकांत बाबू, एक छोड़ पत्र जुटाए बगैर आपका यहाँ आना उचित नहीं हुआ। क्वारंटाइन में ले जाकर वे लोग मनुष्य को इतना कष्ट देते हैं कि कसाई खाने के गाय, बैल, भेड़ आदि जानवरों को भी उतना कष्ट नहीं सहना पड़ता है। एक तो यहाँ कोई मजूर नहीं मिलता, अपना सब माल असबाब अपने ही कंधों पर लाद कर एक सीधी जर्जर सीढ़ी पर से चढ़ना उतरना होता है और उतनी दूर ले जाना पड़ता है। इसके बाद सारा माल असबाब वहाँ खोलकर बिखेर दिया जाता है और स्टीम में उबालकर बर्बाद कर दिया जाता है। और महाशय, ऐसी कड़ी धूप में तो कष्ट का कोई पार ही नहीं रहता। अत्यंत भयभीत होकर मैंने कहा, इसका कोई प्रतिकार नहीं है क्या डॉक्टर बाबू? उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, जब डॉक्टर साहब जहाज के ऊपर चढ़ावेंगे तब मैं उनसे कहकर देखूंगा। उनका क्लर्क यदि आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को राजी होगा तो। किंतु उनकी बात अच्छी तरह पूरी होने भी न पाई थी कि बाहर एक ऐसा कांड घटित हुआ जिसकी याद करके मैं खुद भी लाज के मारे मर जाता हूँ। कुछ गोलमाल सुनकर हम दोनों जने कमरे के बाहर निकले। देखा कि जहाज का सेकंड ऑफिसर 6-7 खलासियों को बेधड़क लाते मार रहा है और उसके बूट की ठोकरें खाकर वे जहां बन पड़ता है वहां भाग रहे हैं। यह अंग्रेज युवक अत्यंत उन्मत्त था, इसीलिए डॉक्टर बाबू के साथ इसकी पहले भी कहासुनी हो चुकी थी
और आज फिर एक झपट हो गई। डॉक्टर गुस्सा होकर बोले, तुम्हारा इस तरह का काम अत्यंत निंदनीय है। किसी दिन इसके लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, यह मैं कह देता हूँ। वह पलटकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों? डॉक्टर बाबू बोले, इस तरह लाते मारना बड़ा भारी अन्याय है। उसने जवाब दिया, मार खाए बिना क्या ढोर सीधे होते हैं? डॉक्टर बाबू कुछ स्वदेशी ख्याल के आदमी थे। वे उत्तेजित होकर कहने लगे, ये लोग जानवर नहीं हैं, गरीब मनुष्य हैं। हमारे देशी आदमी नम्र और शांत होने के कारण कप्तान साहब के पास जाकर तुम्हारी शिकायत नहीं करते और इसीलिए तुम अत्याचार करने का साहस करते हो। एकाएक साहब का मुख अकृत्रिम हंसी से भर गया। डॉक्टर का हाथ खींचकर उसने अंगुली से दिखाते हुए कहा, लुक डॉक्टर, दीज आर योर कंट्रीमैन, यू ऑट टू बी प्राउड ऑफ देम। मैंने नजर उठाकर देखा, कुछ ऊंचे पीपों की आड़ में खड़े होकर वे खीसे बाहर निकाल कर हंस रहे हैं और शरीर की धूल झाड़ रहे हैं। साहब थोड़ा हंसकर डॉक्टर बाबू के मुंह पर दोनों हाथों के अंगूठे हिलाकर दाएं बाएं झूमता हुआ सीटी देता हुआ चला गया। विजय का गर्व जैसे उसके शरीर से फूट पड़ने लगा। डॉक्टर बाबू का मुंह लज्जा से, क्षोभ से और अपमान से काला हो गया। तेजी से कदम आगे रखते हुए क्रुद्ध स्वर में बोल उठे, बेहया सालों, खीसे बाहर निकाल कर हंस रहे हो। इस दफे इतनी देर बाद देशी लोगों का आत्मसम्मान शायद लौट आया। सब लोगों ने एक साथ हंसना बंद करके तेजी से जवाब दिया, तुम डॉक्टर बाबू साला कहने वाले कौन होते हो? किसी का कर्ज खाकर हम लोग नहीं हंसते। मैं जबरदस्ती से डॉक्टर बाबू को खींचकर उनके कमरे में वापस ले आया। 11 बजे के लगभग क्वारंटीन के पास एक छोटा सा स्टीमर आकर जहाज से सटकर खड़ा हो गया। समस्त डेक के यात्रियों को यहीं उस भयानक स्थान में ले जाया जाएगा। माल असबाब बांधने और छोड़ने की धूम मच गई। मुझे जल्दी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर बाबू का आदमी अभी अभी कह गया था कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। निश्चिंत होकर यात्रियों और खलासियों की चिल्लाहट और दौड़ धूप कुछ अन्यमनस्क सा होकर देख रहा था। हठात पीछे से एक शब्द सुनाई पड़ा। पलटकर देखा कि अभया खड़ी है। आश्चर्य के साथ पूछा, आप यहाँ कैसे? अभया बोली, क्यों, क्या आप अपनी चीज बस्त नहीं बांधोगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी काफी देर है, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, मैं एकदम से शहर में जाकर उतरूंगा। अभया बोली, नहीं, शीघ्र सामान ठीक कर लीजिए। मैंने कहा, मुझे अभी बहुत समय है। अभया ने प्रबल वेग से सिर हिलाकर कहा, नहीं, सो नहीं हो सकता, मुझे छोड़कर आप किसी तरह नहीं जाने पाएंगे। मैं अवाक होकर बोला, यह क्या, मेरा तो वहां जाना नहीं हो सकेगा। अभया बोली, तो फिर मेरा भी नहीं हो सकेगा। मैं पानी में भले ही फांद पड़ूं, परंतु निराश्रय होकर इस जगह किसी तरह नहीं जाऊंगी। वहां की सब बातें सुन चुकी हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें छलछला आई। मैं हतबुद्धि सा होकर बैठ रहा। यह कौन है जो मुझे इस तरह धीरे धीरे जोर डालकर अपने जीवन के साथ जकड़ रही है? वह आंचल से आंखें पोंछकर बोली, मुझे छोड़कर आप अकेले चले जाएंगे? मैं सोच नहीं सकती कि आप इतने निष्ठुर हो सकते हैं। उठिए, नीचे चलिए। आप न होंगे तो मैं उस बीमार आदमी को लेकर अकेली कहाँ कहाँ फिरूंगी, आप ही बताइए। अपना माल असबाब लेकर जब मैं छोटे स्टीमर पर चढ़ा, तब डॉक्टर बाबू ऊपर के डेक पर खड़े थे। हठात मुझे इस अवस्था में देखकर वे हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहने लगे, नहीं नहीं, आपको न जाना होगा, लौट आइए, लौट आइए, आपके लिए हुक्म हो गया है, आप। मैंने भी हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, असंख्य धन्यवाद, किंतु एक और हुक्म से मुझे जाना पड़ रहा है। सहसा उनकी दृष्टि अभया और रोहिणी पर जा पड़ी। वे मुस्कुराते हुए बोले, तब मुझे बेकार ही कष्ट दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं पहले से ही जानता था। गुड बाय। यह कहकर डॉक्टर बाबू हंसते चेहरे से चले गए। क्वारंटीन नामक जेल खाने में भेजने का कानून केवल कुलियों के लिए है, शरीफों के लिए नहीं। और जो जहाज का किराया 10 रुपये से अधिक नहीं देता, वही कुली है। चाय के बगीचों का कायदा क्या कहता है सो नहीं मालूम, पर जहाजी कानून तो यही है। और अधिकारी या अफसर प्रत्यक्ष ज्ञान से क्या जानते हैं वह तो वे ही जाने, किंतु ऑफिशियल इससे ज़्यादा अधिक जानने की रीति नहीं है। इसीलिए इस यात्रा में हम सब कुली थे, और साहब लोग भी यही समझते थे कि कुली का जीवन यात्रा के लिए माल असबाब ऐसा कुछ अधिक नहीं हो सकता, और ना ही होना उचित है कि जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंधे पर रखकर वह न ले जा सकता हो। इसीलिए उतारने के घाट पर क्वारंटीन यात्रियों का माल असबाब ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए शुद्ध होने का कोई कारण नहीं। यह सब सच है, फिर भी
या केवल हमारे ही भाग्य का दोष समझिए कि हम तीन प्राणी, सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य और पैरों के नीचे उससे भी अधिक उग्र बालुका राशि से जलते हुए एक अपरिचित नदी के किनारे बड़े बड़े गट्ठर सामने रखकर किंग करते हुए विमूढ़ भाव से एक दूसरे का मुंह देखते हुए खड़े हैं। साथ के यात्रियों का परिचय पहले ही दे चुका हूँ। वे लोग अपने लोटे कंबल पीठ पर रखकर और अपेक्षाकृत अधिक बोझ अपनी गृहलक्ष्मियों के सिर पर लादकर मजे से गंतव्य स्थान पर चले गए। देखते ही देखते रोहिणी भैया बिस्तरों के एक बंडल पर कांपते कांपते धम से बैठ गए। बुखार, पेट का दर्द और भारी थकावट, इन सब कारणों के एकत्र होने से उनकी अवस्था ऐसी थी कि उनके लिए चलना तो बहुत दूर की बात, बैठना भी असंभव हो गया था। लेट जाने में ही उनकी रक्षा थी। अभिया ठहरी औरत जात, बचा सिर्फ मैं। मेरी दशा एक बारगी सोचकर देखने योग्य थी। एक तो अकारण ही एक अज्ञात अप्रीतिकर स्थान में जा रहा था, दूसरे एक कंधे पर तो एक अज्ञात निरुपाय स्त्री का बोझ था और दूसरे कंधों पर झूल रहा था उतना ही अपरिचित एक बीमार पुरुष, और ऊपर से घाते में थी गठरियां। इन सबके बीच में अत्यंत उग्र प्यास को लिए, जो कि सारे गले को सुखाई देती थी, एक अज्ञात जगह में किंग कर्तव्य विमूढ़ सा होकर खड़ा हो गया। मेरे इस चित्र की कल्पना करके बतौर पाठक लोगों को खूब आनंद आ सकता है। अपने आप को सैकड़ों धिक्कार देता हुआ मन ही मन कह रहा था, क्या इतना बड़ा गधा त्रिलोक में कोई होगा? किंतु बड़े अचरज की बात है कि यद्यपि यह परिचय मेरे शरीर पर लिखा हुआ नहीं था, फिर भी जहाज भर के इतने लोगों के बीच में भार वहन करने के लिए अभिया ने मुझे ही क्यों और किस तरह एकदम से पहचान कर छांट लिया। किंतु मेरा विस्मय दूर हुआ उसकी हंसी से। उसने मुंह उठाकर जरा सा हंस दिया। उसके हंसी भरे चेहरे को देखकर मुझे केवल विस्मय ही नहीं हुआ, उसके भयानक दुख की छाया भी इस दफे मुझे दिख गई। किंतु सबसे अधिक अचरज तो मुझे उस ग्रामीण स्त्री की बात सुनकर हुआ। कहाँ तो लज्जा और कृतज्ञता से धरती में गड़कर उसे भिक्षा मांगना चाहिए था, और कहाँ उसने हंसकर कहा, कहीं यह न ख्याल कर बैठना कि खूब ठगाए गए। अनायास ही जा सकते थे, फिर भी गए नहीं। इसी का नाम है दान। पर मैं यह कह देती हूँ कि इतना बड़ा दान करने का सुयोग जीवन में शायद कम ही मिलेगा। किंतु जाने दो इन बातों को, माल असबाब इसी जगह पड़ा रहने दो और चलो देखे इन्हें कहीं छाया में सुलाया जा सकता है या नहीं। आखिर गट्ठर गठरियों की ममता छोड़कर मैं रोहिणी भैया को पीठ पर लादकर क्वारंटीन की ओर रवाना हुआ। अभिया ने केवल एक छोटा सा हाथ बक्स लेकर मेरा अनुसरण किया और सामान वहीं पड़ा रहा। अवश्य ही वह सब खोया नहीं गया। कोई 2 घंटे बाद उसे ले जाने का प्रबंध हो गया। जहाज के डॉक्टर बाबू ने कहा था कि स्त्री खूब फॉरवर्ड है, किंतु जरूरत के समय वह स्त्री कहाँ तक फॉरवर्ड हो सकती है, इसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। रोहिणी बाबू को जब पीठ पर से मैंने उतार दिया, तब अभया बोली, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना होगा श्रीकांत बाबू, आप विश्राम करें और जो कुछ करना है मैं कर लूंगी। विश्राम की तो मुझे वास्तव में जरूरत थी। दोनों पैर थकावट के कारण टूटे जाते थे। फिर भी मैंने अचरज के साथ पूछा, आप क्या करेंगी? अभिया ने जवाब दिया, काम क्या कुछ कम है, चीजें बस्ते लानी होंगी, एक अच्छा सा कमरा तलाश करके आप दोनों के लिए बिस्तर तैयार कर देने होंगे, रसोई करके जो कुछ हो खिला देना होगा, तब जाकर मुझे छुट्टी मिलेगी और तभी तो थोड़ा सा बैठकर आराम कर सकूंगी। नहीं नहीं, मेरे सिर की कसम, उठिएगा नहीं, मैं अभी अभी सब ठीक ठाक किए देती हूँ। फिर थोड़ा हंसकर कहा, सोचते होगे कि औरत होकर यह सब अकेली प्रबंध किस तरह कर पाएगी, यही ना? पर क्यों ना कर सकूंगी? अच्छा, आपको ही खोज कर निकालने वाला कौन था? मैं ही थी ना कि कोई और? इतना कहकर उसने छोटे बक्स को खोला और उसमें से रुपये निकालकर आंचल में बांध लिए और फिर क्वारंटीन के ऑफिस की ओर चल दी। वह कुछ कर सके चाहे ना कर सके, किसी तरह बैठने को मिल जाने से मेरी तो जान बच गई। आधे घंटे के भीतर ही एक चपरासी मुझे बुलाने आया। रोहिणी को साथ लेकर उसके पीछे पीछे गया। देखा, रहने का कमरा तो अच्छा ही है। डॉक्टरीन साहिबा खुद खड़े होकर नौकर से सब साफ करवा रही हैं। जरूरी चीजें आ पहुंची हैं और 2 खाटों पर 2 आदमियों के लिए बिस्तर तक बिछा दिए गए हैं। एक और नई हांडियां, चावल, दाल, आलू, घी, मैदा, लकड़ी आदि सब मौजूद हैं। मद्रासी डॉक्टरीन के साथ अभिया टूटी फूटी हिंदी में बातचीत कर रही है। मुझे देखते ही बोली, तब तक आप थोड़ी नींद ले लो, मैं सिर पर 2 घड़ा जल डालकर इस वक्त के लिए दाल चावल मिलाकर थोड़ी सी खिचड़ी रांध देती हूँ, उस वक्त के लिए फिर देखा जाएगा। इतना कहकर गमछा कपड़ा लेकर वह मेम साहिबा को सलाम कर
एक खलासी को साथ लेकर नहाने चली गई। इस तरह उसके संरक्षण में हम लोगों के दिन अच्छी तरह से कट गए। यह कहने में मैं निश्चय से जरा भी अतियुक्ति नहीं कर रहा हूँ। इस अभिया में मैं दो बातें अंत तक लक्ष्य कर रहा था। ऐसी अवस्था में ऐसे स्त्री पुरुष जिनमें परस्पर कोई रिश्ता नहीं होता, घनिष्ठता स्वतः ही बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, किंतु इसका उसने कभी मौका ही नहीं दिया। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ था जो प्रत्येक क्षण याद दिलाता था कि हम लोग केवल यात्री हैं जो एक जगह ठहरे हैं। किसी के साथ किसी का सचमुच का कोई संबंध नहीं है। 2 दिन बाद शायद जीवन भर फिर कहीं भी किसी से मुलाकात न हो। दूसरी बात यह थी कि ऐसा आनंद युक्त परिश्रम भी मैंने कहीं नहीं देखा था। दिन भर वह हम लोगों की सेवा में लगी रहती और काम खुद ही करना चाहती। सहायता करने की कोशिश करते ही वह हंसकर कहती, यह तो सब मेरा खुद का ही कार्य है, नहीं तो रोहिणी भैया को ही क्या जरूरत थी कि वे इतना कष्ट उठाते, और आपको ही क्या पड़ी थी कि इस जेल खाने में आते। मेरे लिए ही तो आप लोगों को इतनी सब तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। अक्सर ऐसा होता कि खाने पीने के बाद थोड़ी सी गपशप चल रही होती और ऑफिस की घड़ी में 2 बज जाते। बस वह एकदम से खड़ी हो जाती और कहने लगती, जाती हूँ, आप लोगों के लिए चाय तैयार कर लाऊं। 2 बज गए। मन ही मन में कहता, तुम्हारा पति चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, मनुष्य तो जरूर होगा। यदि कभी उसे पा लोगी तो वह तुम्हारा मूल्य अवश्य समझेगा। इसके बाद एक दिन मियाद खत्म हुई। रोहिणी भी अच्छा हो गया। हम लोग भी सरकारी छोड़ पत्र पाकर गट्ठर गठरियां बांधकर रंगून को चल पड़े। निश्चय किया था कि शहर के मुसाफिर खाने में 1-2 दिन के लिए ठहर कर और इन लोगों के लिए ठहरने का कोई स्थान ठीक कर मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा, और फिर जहां कहीं भी रहूंगा वहां से उसके पति का पता मालूम करके उसे समाचार भेजने की भरसक कोशिश करूंगा। शहर में जिस दिन हम लोगों ने कदम रखा वह वर्मा वासियों का त्योहार का दिन था, और त्योहार तो उनके अलग ही रहते हैं। दल के दल स्त्री पुरुष रेशमी पोशाक पहने मंदिरों की ओर जा रहे होते हैं। स्त्री स्वातंत्र का देश है, इसलिए वहाँ के आनंद उत्सव में स्त्रियों की संख्या भी अधिक होती है। बूढ़ी, युवती, बालिका, सब उम्र की स्त्रियां अपूर्व पोशाक में सुसज्जित होकर हंसती बोलती गाती सारे रास्ते को मुखरित करती हुई चली आ रही थी। उनमें अधिकांश का रंग खूब गोरा, मेघ की तरह घने बालों का बोझा 100 में से 90 स्त्रियों के घुटनों के नीचे तक लटकता है। जूड़े में फूल, कानों में फूल और गले में फूलों की माला। घूंघट का झंझट नहीं, पुरुषों को देखकर तेजी से जाने की व्यग्रता से ठोकर खाकर गिरने का अंदेशा नहीं, दुविधा या लाज का लेश नहीं। मानो झरने से मुक्त प्रवाह के समान स्वच्छंद बेरोक गति से बही जा रही हैं। पहली ही दृष्टि से एकदम मुग्ध हो गया। अपने यहाँ की तुलना में मन ही मन उनकी अशेष प्रशंसा करके बोला, यही तो होना चाहिए, इसके बिना जीवन ही क्या है। उनका सौभाग्य सहसा मानो ईर्ष्या के समान मेरे हृदय में छिद गया। मैंने कहा, चारों दिशाओं में ये जिस आनंद की सृष्टि करती जा रही हैं, वह क्या अवहेलना की वस्तु है? रमणियों को इतनी स्वाधीनता देकर इस देश के पुरुष क्या ठगे गए हैं, और हम लोग क्या उनको नीचे से ऊपर तक जकड़ कर रखकर और उनके जीवन को लंगड़ा बनाकर लाभ में रहे हैं। एकाएक गोलमाल सुनकर मैंने लौटकर जो कुछ देखा वह आज भी मेरे मन पर साफ साफ अंकित है। झगड़ा हो रहा था घोड़ा गाड़ी के किराए के संबंध में। गाड़ीवान हमारे यहाँ का हिंदुस्तानी मुसलमान था। वह कह रहा था कि 8 आने का किराया तय हुआ था, और 3 भले घर की बर्मी स्त्रियां गाड़ी से उतरकर एक साथ चिल्लाकर कह रही थी कि नहीं, 5 आना हुआ था। 2-3 मिनट कहासुनी होने के बाद बस बल्लम बल्लम बाहु बल्लम। रास्ते के किनारे एक आदमी मोटे मोटे गन्नों के टुकड़े करके बेच रहा था। अकस्मात तीनों ने झपटकर उसके 3 टुकड़े उठा लिए और एक साथ ही गाड़ीवान पर आक्रमण कर दिया। ओह, वह कैसी बेधड़क मार थी। बेचारा स्त्रियों के शरीर पर हाथ भी नहीं लगा सकता था। आत्मरक्षा करने के लिए यदि एक को अटकाता तो दूसरी ओर से सिर पर चोट पड़ती, उसको अटकाता तो तीसरी ओर से। चारों ओर लोग जमा हो गए, किंतु केवल तमाशा देखने। उस अभागे का कहाँ गया टोपी, कहाँ साफा और कहाँ हाथ का चाबुक। और अधिक न सहने के कारण आखिर वह मैदान छोड़कर पुलिस पुलिस सिपाही सिपाही चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मैं हाल ही में बंगाल से आ रहा था, और सो भी देहात से। कलकत्ते में स्त्री स्वाधीनता है, कानों से अवश्य सुना है, पर आंखों से नहीं देखा। किंतु क्या स्वाधीनता प्राप्त करके भले घर के अबलाएं भी एक जवान मर्द पर खुले आम सड़क पर आक्रमण करके लठबाजी कर सकती हैं? क्रमशः उनके इतने अधिक सबला होने की संभावना भी मेरे कल्पना से परे की वस्तु थी। बहुत देर तक हतबुद्धि की तरह खड़े रहने के बाद
मैंने अपने कार्य के लिए प्रस्थान किया। मन ही मन कहने लगा कि स्त्री स्वाधीनता भली है या बुरी, समाज के अंदर इससे आनंद की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी, यह विचार तो किसी और दिन करूंगा। किंतु आज अपनी आंखों से जो कुछ देखा, उससे तो मेरा सारा चित्त एकदम उद्भ्रांत हो गया। अभया और रोहिणी को उनके नए वास स्थान में, नई घर गृहस्थी में प्रतिष्ठित करके मैं जिस दिन अपने जिनके आश्रय की खोज में रंगून के राजमार्ग पर जा निकला, उस दिन मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन दोनों के पारस्परिक संबंध के विषय में मेरे मन में बिल्कुल ही किसी तरह की ग्लानि छू भी नहीं गई थी। किंतु इस अपवित्र विचार को दूर करने में मुझे थोड़ी भी देर न लगी, क्योंकि दो खास उम्र के स्त्री पुरुषों को किसी खास अवस्था में देखने मात्र से ही उनके बीच में किसी संबंध विशेष की कल्पना कर लेना कितनी भारी भ्रांति है, यह शिक्षा मुझे पहले ही मिल चुकी थी। और भविष्य की जटिल समस्या को भी भविष्य के ही हाथ सौंप देने में मुझे किसी तरह की हिचक नहीं होती। इसीलिए केवल अपना ही भार अपने कंधों पर लाद कर उस दिन प्रभात के समय उनके नए वास स्थान से बाहर निकला। आजकल की तरह उस समय किसी भी नए बंगाली के वर्मा में कदम रखते हैं पुलिस के प्रकट और अप्रकट कर्मचारियों का दल उनसे सवाल पर सवाल करके, उन पर व्यंग कसके और अपमान करके तथा बिना कसूर थाने में खींच कर ले जाकर और डर दिखाकर हद दर्जे की तकलीफ नहीं देता था। मन में किसी तरह का पाप न हो तो उन दिनों प्रत्येक परिचित अपरिचित को निर्भयता से घूमने फिरने का अधिकार था, और आजकल की तरह अपने को निर्दोष प्रमाणित करने का अत्यंत गुरुभार भी नवागत बंगालवासी के कंधों पर नहीं लादा गया था। इसलिए मुझे खूब याद है कि स्वच्छंद चित्त से किसी आश्रय स्थान की खोज में उस दिन सुबह से दोपहर तक राह खूब घूमता फिरा। राह में एक बंगाली से भेंट हुई। वह मजदूर के सिर पर तरकारी का बोझा लिए हुए पसीना पोंछते पोंछते तेजी से चला जा रहा था। मैंने पूछा, महाशय, नंद मिस्त्री का घर कहाँ है? आप बतला सकते हैं? वह आदमी रुककर खड़ा हो गया। कौन नंद? क्या आप रिबीट घर के नंद पगड़ी को खोज रहे हैं? मैंने कहा, सो तो नहीं जानता महाशय कि वे किस घर के हैं। उन्होंने केवल यही परिचय दिया था कि वे रंगून के विख्यात नंद मिस्त्री हैं। उस आदमी ने एक प्रकार का असम्मान सूचक मुंह भाव बनाकर बोला, ओ मिस्त्री, ऐसे तो सभी अपने आप को मिस्त्री कहलवाते हैं महाशय, पर मिस्त्री होना सहज नहीं है। मरकट साहब ने जब मुझसे कहा था कि हरिपत, तुमको छोड़कर मिस्त्री होने लायक आदमी मुझे और कोई नहीं दिखाई पड़ता, तब क्या आप जानते हैं कि बड़े साहब के समीप कितनी अनिश्चित अर्जियां पड़ी हुई थी? करीब 100। आरी और बकुले का जोर हो तो अर्जियों की क्या जरूरत है? काट कर जो जोड़ दे सकता हूँ। किंतु महाशय, आप जानते हैं, मैंने देखा अनजान में ही मैंने इस आदमी के ऐसी जगह पर चोट पहुंचा दी है जिसकी मीमांसा होना कठिन है। इसलिए चट से मैंने रुकावट डालकर कहा, फिर नंद नाम के किसी आदमी को आप जानते हैं कि नहीं? यह आपने खूब कहा। 40 वर्ष से रंगून में रह रहा हूँ, मैं जानता किसे नहीं। नंद क्या एक हैं, 3 नंद हैं। आपने नंद मिस्त्री कहा ना? कहाँ से आ रहे हैं आप? शायद बंगाल से। ओह, तब तो कहो कि टगर के मर्द को पूछ रहे हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ वही। वह बोला, तो फिर यह कहिए, परिचय पाए बगैर कैसे पहचान बताऊं? आइए मेरे साथ। तकदीर के जोर से नंद कमा खा रहा है महाशय, नहीं तो नंद पगड़ी भी क्या कोई मिस्त्री है? महाशय, आप कौन है? यह सुनकर कि मैं ब्राह्मण हूँ, उस आदमी ने रास्ते में ही झुककर मुझे प्रणाम किया। बोला, वह आपकी नौकरी लगा देगा, साहब से कहकर आपकी तजबीज लगवा सकता है, किंतु 2 महीने की तनख्वाह उसे पहले ही घूस में देनी होगी। दे सकेंगे क्या? दे सके तो 18-20 आने रोज की नौकरी लगा सकता है, इससे अधिक की नहीं। मैंने उसे बताया कि फिलहाल तो मैं नौकरी की उम्मीदवारी में नहीं जा रहा हूँ, थोड़े से आश्रय की गरज से ही बाहर निकला हूँ, और इसकी आशा नंद मिस्त्री ने जहाज पर दिलाई थी। यह सुनकर हरिपद मिस्त्री ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप भले आदमी हैं, तो फिर भले आदमियों की मेस में क्यों नहीं जाते? मैंने कहा, मेस कहाँ है सो तो जानता ही नहीं। उसे भी नहीं मालूम, यह उसने स्वीकार किया, किंतु उस जून खोज करके बताने की आशा देकर वह बोला, किंतु इस समय तो नंद से मुलाकात न हो सकेगी, वह काम पर गया है। टगर सांकल दिए सो रही है और पुकार कर उसकी नींद भंग करने में खैर नहीं। यह तो खूब जानता था। उसने मुझसे हिम्मत देकर कहा, न गए तो क्या, दादा ठाकुर का बढ़िया होटल सामने ही है, वहां स्नान भोजन करके नींद ले लीजिए, उस बेला फिर देखा जाएगा। हरिपत से बातें करते करते जब मैं दादा ठाकुर के होटल में पहुंचा
तब होटल के डाइनिंग रूम में करीब 15 आदमी भोजन करने बैठे थे। होटल में जो लोग पंक्तिबद्ध होकर भोजन करने बैठे थे वे भले आदमी नहीं थे। कम से कम हम लोग उन्हें भला नहीं मानते। सब लोग कारीगर थे। 10:30 बजे की छुट्टी में भोजन करने आए थे। शहर के इस बड़े हिस्से में एक बड़ा मैदान है जिसमें 3 तरफ नाना आकार और प्रकार के कारखाने हैं और इस बस्ती के बीच एक तरफ को दादा ठाकुर का यह होटल है। एक विचित्र बस्ती है। एक कतार में एक से एक सटी हुई जीर्ण काठ की छोटी छोटी कोठरियां बनी हैं। इनमें चीनी, बर्मी, मद्रासी, उड़िया, तेलंगी, चटगांव के हिंदू, मुसलमान आदि सभी रहते हैं और रहते हैं हमारी जाति के बंगाली भी। इनके समीप मैंने पहले ही यह देखा कि किसी को भी छोटी जाति का कहकर घृणा करके उसे दूर रखने की बुरी आदत का परित्याग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। जो नहीं करते वे अशक्तता के कारण न करते हों सो बात नहीं, किंतु जिस कारण वे नहीं करते उसे प्रकाशित कर देने से झगड़ा बढ़ खड़ा होगा। दादा ठाकुर ने आकर यत्नपूर्वक मेरा स्वागत किया और छोटा सा कमरा दिखाकर कहा, जितने दिन आपकी इच्छा हो इस कमरे में रहें और हमारे यहाँ भोजन करें। नौकरी चाकरी लगने के बाद दाम चुका देना। मैंने कहा, मुझे तो आप नहीं पहचानते। 1 महीने रहकर और खा पीकर बिना दाम दिए भी तो चला जा सकता हूँ। ठाकुर दादा ने अपना कपाल दिखाते हुए हंसकर कहा, इसे तो आप साथ में नहीं ले जा सकते महाशय। मैंने कहा, जी नहीं, उस पर मुझे जरा भी लोभ नहीं है। दादा ठाकुर सिर हिलाते हिलाते इस दफे परम गंभीर भाव बनाकर बोले, देखिए, तकदीर भी है महाशय, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यही मैं सब लोगों से कहा करता हूँ। वास्तव में केवल उनका जबानी जमा खर्च नहीं था। इस सत्य पर वे स्वयं किस कदर अकपट रूप से विश्वास करते थे यह हाथों हाथ प्रमाणित करने के लिए 4-5 महीने के बाद एक दिन में प्रातःकाल बहुत सी धरोहर, रुपये, पैसे, अंगूठी, घड़ी इत्यादि साथ लेकर केवल उनके निराट कपालों को बर्मा में उस शून्य होटल के मेज पर जोर से पटकने के लिए छोड़कर अपने देश को चले गए। जो भी हो, उस समय दादा ठाकुर की बातें सुनने में बुरी नहीं लगी और मैं भी उनका एक नया मुवक्किल बनकर एक टूटा सा कमरा दखल करके बैठ गया। रात को एक कच्ची उम्र की बंगाली दासी मेरे कमरे में आसन बिछाकर भोजन के लिए जगह करने आई। पास में ही डाइनिंग रूम में लोगों के भोजन का शोर सुनाई दे रहा था। मैंने पूछा, मुझे भी वहाँ ही ना करा के यहाँ भोजन कराने क्यों लाई? वह बोली, वे लोग तो हल्के दर्जे के लोहा काटने पीटने वाले मजदूर हैं बाबू, उनके साथ आपको कैसे भोजन कराया जा सकता है? अर्थात वे वर्कमैन थे और मैं भला आदमी। मैंने हंसकर कहा, मुझे भी यहाँ क्या क्या काटना पीसना पड़ेगा सो अभी निश्चय नहीं हुआ है। जो भी हो, आज खिलाती हो तो खिलाती जाओ, किंतु कल से मुझे भी उन्हीं के साथ उन्हीं के कमरे में खिलाना। दासी बोली, आप ब्राह्मण हैं, आपको वहाँ खाने की ज़रूरत नहीं। क्यों, वे सब बंगाली तो हैं? दासी ने गले को जरा धीमा करके कहा, बंगाली ज़रूर हैं, किंतु उनमें एक डोम भी है। अत्यंत अचरज से मैंने पूछा, और सब? दासी बोली, और सब अच्छी जाति के हैं, कायस्थ हैं, अहिर, लुहार, ये लोग कोई आपत्ति नहीं करते। दासी अब कुछ हंसकर बोली, 7 समंदर पार आकर क्या इतनी बहमनी चल सकती है बाबू? वे कहते हैं देश लौटकर गंगा स्नान करके अंग प्रायश्चित कर लेंगे। भले ही कर ले, किंतु मुझे मालूम है कि जो 2-4 आदमी बीच बीच में देश जाते हैं वे चलते चलाते कलकत्ते की गंगा में एक आध दफे गंगा स्नान तो शायद कर लेते हों, किंतु अंग प्रायश्चित कोई भी नहीं करता। परदेश की आबो हवा के प्रभाव से ये लोग उस पर विश्वास नहीं रखते। देखा कि होटल में सिर्फ 2 हुक्के हैं, एक तो ब्राह्मणों के लिए और दूसरा जो ब्राह्मण नहीं है उनके लिए। भोजनादि के बाद कैवर्त के हाथ से डोम, डोम के हाथ से लुहार महाशय ने हाथ बढ़ाकर हुक्का ग्रहण किया और स्वच्छंदता से पिया। दुविधा का लेश भी नहीं। 2 दिन बाद उस लुहार के साथ बातचीत करते हुए मैंने पूछा, अच्छा, इस तरह तुम्हारी जाति नहीं जाती? लुहार बोला, जाति क्यों नहीं महाशय, जाति तो जाति ही है। उसने पहले डोम कहकर अपना परिचय थोड़े ही दिया था, कहा था कि मैं कैवर्त हूँ, इसके बाद ही सब मालूम हुआ। तब तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा? क्या कहते महाशय, काम तो बहुत ही बुरा हुआ, यह तो मंजूर करना ही पड़ता है, लेकिन कहीं उसे शर्मिंदगी न उठानी पड़े यह सोचकर सबने जानबूझकर मामले को दबा दिया। किंतु देश में होते तो क्या होता? वह आदमी जैसे सिहर उठा, बोला, तो फिर क्या किसी तरह रक्षा हो सकती थी?
इसके बाद जरा सा चुप रहकर वह खुद ही बोलने लगा। किंतु आप जानते हैं बाबू, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कहता, वे ठहरे वर्णों के गुरु, उनकी बात ही अलग है। नहीं तो बाकी जात और सब जात समान है, चाहे तेली, माली, तमोली, अहिर, नाई, बढ़ई, लुहार, कुम्हार और गंधी, इन 9 शाखाओं के हिंदू हों, चाहे हाड़ी डोम आदि हो, किसी के शरीर पर कुछ लिखा तो नहीं है। सभी भगवान के बनाए हैं, सब एक से हैं, सभी पेट की ज्वाला से जलकर परदेस आए हैं और लोहा पीट रहे हैं। और सोचिए तो बाबू, हरी मॉडल डोम है तो क्या हुआ, शराब नहीं पीता, गांजा नहीं छूता, आचार विचार को देखकर कौन कह सकता है कि वह अच्छी जाति का नहीं है, डोम का लड़का है। और लक्ष्मण, वह तो भले कायस्थ का लड़का है, पर उसके आचार विचार को देखो ना एक बार। बच्चू 2-2 बार जेल जाते जाते बचे हैं, हम सब नहीं होते तो अब तक जेल में पड़े पड़े मेहतर के हाथ की रोटियां खाते होते। न तो मुझे लक्ष्मण के संबंध में ही किसी तरह का कुतूहल हुआ, और न हरि मॉडल ने अपने डोमत्व को छुपाकर कितना बड़ा अन्याय किया, इसकी मीमांसा करने की ही मेरी प्रवृत्ति हुई। इन लोगों के साथ मैं बहुत दिनों तक रहा, किंतु जब तक उन्हें यह न मालूम हुआ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, केवल तब तक ही मुझे उनके साथ घनिष्ठता से मिलने जुलने का सुयोग मिलता रहा। उनके सब तरह के सुख दुखों में मैं हिस्सेदार बनता रहा। किंतु जिस क्षण ही उन्हें मालूम हुआ कि मैं भला आदमी हूँ और मुझे अंग्रेजी आती है, उसी क्षण से उन्होंने मुझे गैर समझना शुरू कर दिया। अंग्रेजी जानने वाले शिक्षित भले आदमियों के समीप ये लोग आपद विपद के समय जाते जरूर हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं, यह भी सच है, परंतु वे लोग न तो उन पर विश्वास ही करते हैं और न ही उन्हें अपना आदमी समझते हैं। देश के इस कुसंस्कारों को वे आज भी दूर नहीं कर पाए हैं कि मैं उन्हें छोटा समझकर मन ही मन घृणा नहीं करता, पीछे पीछे उनका उपहास नहीं करता। केवल इसी कारण मेरे कितने सत्संकल्प इन लोगों के बीच विफल हो गए, वो मैं ही समझता हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं। किंतु खैर, आज इस बात को जाने दो। मैंने देखा कि बंगाली स्त्रियों की भी संख्या इस ओर कुछ कम नहीं है। यद्यपि उनके कुलों का परिचय न देना ही अच्छा है, किंतु आज वे किसी और ही दूसरे रूप में परिवर्तित होकर एकदम शुद्ध गृहस्थों की धर्मपत्नियां बन गई हैं। पुरुषों के मनों में तो शायद आज भी जाति की पुरानी स्मृति बनी हुई है, किंतु स्त्रियां तो न कभी देश आती हैं और न देश के साथ कोई संपर्क ही रखती हैं। उनके बच्चे बच्चियों से भी पूछा जाए तो वे यही कहते हैं कि हम बंगाली हैं, अर्थात मुसलमान, क्रिश्चियन, वर्मा आदि कोई नहीं, बंगाली हिंदू हैं। आपस में विवाह आदि आदान प्रदान स्वच्छंदता से होता है, केवल बंगाली होना ही यथेष्ट है। चटगांव के किसी बंगाली ब्राह्मण द्वारा मंत्र पढ़ाकर दोनों के हाथ मिलाकर एक कर दिया जाना ही बस है। विधवा हो जाने पर विधवा विवाह का रिवाज नहीं है, सो शायद इसीलिए कि पुरोहित मंत्र पढ़ने को राजी नहीं होता। किंतु वैधव्य भी यह पसंद नहीं करती, फिर एक नई गृहस्थी बना लेती हैं। इनके लड़के बच्चे होते हैं, वे भी कहते हैं कि हम बंगाली हैं। पति द्वारा अत्यंत दुख यंत्रणा पाने पर यह दूसरे का आश्रय भी ग्रहण करती हैं, किंतु यह अत्यंत लज्जा की बात समझी जाती है और इसके लिए दुख यंत्रणा का परिमाण भी अत्यधिक होना चाहिए। परंतु फिर भी ये वास्तव में हिंदू हैं और दुर्गा पूजा से शुरू करके षष्ठी, महाकाली आदि कोई भी पूजा नहीं छोड़ती। रास्ते में जिन लोगों से दुख सुख में हिस्सा बांटते हुए मैं इस परदेश में आकर उपस्थित हुआ था, घटना चक्र से वे सब तो रह गए शहर के एक छोर पर और मुझे आश्रय मिला शहर के दूसरे छोर पर। इसीलिए इन 15-16 दिनों के बीच उस ओर जा न सका। इसके सिवाय सारे दिन नौकरी की उम्मीदवारी में घूमते घूमते इतना थक जाता कि शाम के कुछ पहले वास स्थान पर लौटने पर इतनी शक्ति ही नहीं बचती थी कि मैं कहीं बाहर भी जाऊं। क्रम से क्रम जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मेरे मन में यह धारणा होने लगी कि इस सुदूर परदेश में आने पर भी नौकरी प्राप्त करना मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना देश में था। अभया की बात याद आ गई। जिस आदमी पर भरोसा करके वह घर छोड़कर अपना पति खोजने आई है, पता न लगने पर उस आदमी का क्या हाल होगा। घर छोड़कर बाहर आने का मार्ग काफी खुला होने पर भी लौटने का मार्ग ठीक उतना ही प्रशस्त बना रहेगा। इतनी बड़ी आशा की कल्पना करने का साहस बंगाल देश की आबो हवा में पले होने के कारण मुझ में नहीं है। यह कहने की जरूरत नहीं कि पेट भरने के लायक नौकरी जुटाने में जब मेरा यह हाल है, तो रोहिणी भैया का क्या हाल होगा। इसकी कल्पना से मैं भयभीत हो उठा। मैंने स्थिर किया कि जैसे बने कल एक दफे जाकर उनकी खबर जरूर लूंगा। दूसरे दिन शाम को करीब 2 कोस जमीन खोदकर उनके वास स्थान पर पहुंचा और देखा
कि बाहर के बरामदे में एक छोटे से मोड़े पर रोहिणी भैया बैठे हुए हैं। उनके मुखमंडल पर बादल छाए हुए हैं। बोले, ओह श्रीकांत बाबू, आप अच्छे तो हैं ना? मैं बोला, जी अच्छा हूँ। जाइए भीतर जाकर बैठिए। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग तो अच्छे हैं? भीतर जाइए ना, वे घर में ही हैं। अच्छा जाता हूँ, आप भी आइए ना। नहीं, मैं यहीं पर कुछ देर आराम करूंगा। परिश्रम करते करते एक तरह से मेरी हत्या ही हुई जाती है। 2 घड़ी पैर फैलाकर कुछ बैठ ही लूं। वे परिश्रम की अधिकता से मरे हुए से हो गए हैं। उनके चेहरे पर से यह प्रकाशित न होते हुए भी मैं मन ही मन कुछ उद्विग्न हो उठा। रोहिणी भैया के भीतर भी इतनी गंभीरता इतने दिन से प्रच्छन्न रूप में वास कर रही है। अपनी आंखों देखे बिना यह विश्वास करना कठिन था। किंतु मामला क्या है? मैं खुद भी तो रास्ते रास्ते की धूल छानकर उब उठा हूँ। मेरे या रोहिणी भैया भी क्या? कीवाड़ों की आड़ में से अभिया ने अपना हंसता हुआ चेहरा बाहर निकालकर गुपचुप इशारा करके मुझे भीतर बुलाया। दुविधा में पड़कर मैंने बोला, चलिए ना रोहिणी भैया, भीतर चलकर गपशप करें। रोहिणी भैया ने जवाब दिया, गपशप? इस समय मर जाऊं तो जान बचे, यह जानते हो श्रीकांत बाबू? नहीं जानता, यह मुझे स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने जवाब में केवल एक प्रचंड उसास छोड़ी और कहा, 2 दिन बाद ही मालूम हो जाएगा। अभया के दोबारा गुपचुप बुलाने पर बाहर अधिक देर बहस न करके मैं अंदर प्रवेश किया। भीतर रसोई घर के सिवाय 2 और सोने के कमरे हैं। सामने ही बड़ा कमरा है, उसी में रोहिणी बाबू सोते हैं। एक और रस्सी की खाट पर उनके बिस्तर है। अंदर घुसते ही देखा फर्श के ऊपर आसन बिछा है। एक और रकाबी की पूरी तरकारी, थोड़ा सा हलवा और एक गिलास जल भरा हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि ज्योतिष से पता लगाकर यह आयोजन दोपहर से ही कुछ मेरे लिए तैयार नहीं किया गया है। इसलिए क्षण भर में ही मैं समझ गया कि कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसीलिए रोहिणी भैया का मुंह बादलों से ढका हुआ है। इसीलिए वे मर जाऊं तो जान बचने की बात कर रहे हैं। मैं चुपचाप खाट पर जाकर बैठ गया। अभिया ने थोड़ी दूर खड़े होकर पूछा, आप अच्छे तो हैं? इतने दिनों बाद शायद गरीबों का ख्याल आया है। भोजन के थाल को देखकर मैंने कहा, मेरी बात पीछे होगी, किंतु यह क्या है? अभिया हंसी और कुछ देर चुप रहकर बोली, यह कुछ नहीं है। आप कैसे हैं सो कहिए। कैसा हूं सो खुद नहीं जानता, दूसरों को किस तरह बतलाऊं? फिर कुछ सोचकर बोला, जब तक कोई नौकरी न मिल जाए तब तक इस प्रश्न का जवाब देना कठिन है। मेरे मुंह की बात मुंह में ही रह गई। रोहिणी भैया अपनी फटी चिट्ठियों से अस्वाभाविक फटर फटर शब्द करते हुए भीतर घुस आए और किसी की भी ओर दृष्टिपात किए बगैर उन्होंने पानी का गिलास उठाया और पी लिया। 2-3 घूंट बाकी जो थे वह भी जबरदस्ती पीकर शून्य गिलास काठ की मेज पर रख दिया और वे यह कहते कहते बाहर चल दिए कि जाने दो, खाली पानी पीकर ही पेट भर लूंगा। यहाँ मेरा कौन अपना बैठा है जो भूख लगने पर खाने को देगा। मैं अवाक होकर अभिया की ओर ताका। पल भर के लिए उसका मुंह सुर्ख हो गया, किंतु उसी क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया। आधा मिनट खत्म होने के बाद वह फिर वापस आए और किवाड़ के सामने खड़े होकर मुझे संबोधन करके बोले, सारे दिन ऑफिस में मेहनत करने के बाद भूख के मारे सिर चक्कर खा रहा था श्रीकांत बाबू, इसीलिए उस समय आपसे बात न कर सका। कुछ ख्याल न करिएगा। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने फिर कहा, आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ मेरे लिए भी जरा बंदोबस्त कर सकते हैं। उनके मुंह की भाव भंगी को देखकर मैं हंस पड़ा। बोला, किंतु वहाँ पूड़ियों और मोहन भोग का डॉल नहीं है। रोहिणी भैया बोले, जरूरत ही क्या है, भूख के समय यदि जरा सा गुड़ और जल दे देवे कोई तो वही अमृत है। यहाँ तो कोई वह भी न देता है। मैंने जानने की इच्छा से अभिया की ओर दृष्टि डाली। तुरंत ही वह धीरे से बोली, सिर दर्द करता था इसीलिए बेवक्त सो गई और इसी कारण भोजन बनाने में आज जरा सी देर हो गई श्रीकांत बाबू। मैंने आश्चर्य के साथ कहा, बस यही अपराध है? शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।